Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2020 का पेपर जो हमारा हुआ था उसको हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो एस्टेट प्रीवियस पेपर की जो हमारी जो सीरीज है उसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन 2023 का पेपर, 2022 का पेपर और 2021 का पेपर कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन में कर लिया है। आज हम 2020 के पेपर को कंप्लीट कर सॉल्यूशन के साथ करेंगे। इस पेपर में हम 60 क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है और जो 90 मार्क्स का पोर्शन आता है वो आपका कॉमन पोर्शन आता है सीडीपी इंग्लिश हिंदी का। लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके हमारे कितने आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन 60 क्वेश्चंस को हम आज की जो हमारा ये पेपर है 2020 का उसको हम दो पार्ट्स में कर लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। 30 क्वेश्चंस को हम कर लेंगे डिवाइड। आज की क्लास में हम फर्स्ट 30 क्वेश्चन यानी कि 91 से 120 तक के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारा पार्ट 2 होगा नेक्स्ट उसमें हम 121 से 150 तक के जो हमारे कंप्लीट क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 में हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो भाई आज का ये हमारा पार्ट 1 है, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा 91 क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक नियोजन यानी कि जो हमारा इंडिया का इकोनॉमिक जो प्लानिंग था उसमें प्रथम 3 दशकों में, दशक क्या होते हैं, डिकेड्स, ठीक है। डिकेड्स मतलब कि एक डिकेड्स में, एक दशक में कितना टाइम होता है, एक दशक में होता है 10 ईयर्स, एक डिकेड में होता है 10 ईयर्स। यानी कि प्रथम 3 दशकों में यानी कि 3 डिकेड्स में कितना वार्षिक वृद्धि दर थी, यानी कि 30 ईयर्स में, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन के समय यानी कि जब हमारी देश इंडिपेंडेंस हुआ 1950 में हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग आया था, ठीक है। उसके जो फर्स्ट 3 दशक थे यानी कि फर्स्ट 3 डिकेड्स यानी कि मतलब कि 1950 से 80s का जो तक का टाइम था, 30 सालों तक, राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही थी, ठीक है। तो कितनी रही थी, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो भाई ठीक है। तो कितनी रही थी, वो रही थी 3.4, वो रही थी 3.4। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारे फर्स्ट 3 डिकेड्स यानी कि पहले 3 दशक थे उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया में जो रफली स्पैन था, जो कि इसको हम रफली स्पैन करते हैं, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 प्लान हमारा आया था 1951 से 56 तक था। और फिर हमारा ये जब हमारा ये आता है फिफ्थ प्लान आता है 1974 से 79 तक, मतलब कि लगभग 30 साल हो गए थे, 1950 से 51 से 79 तक ऑलमोस्ट क्या हो चुके थे, 30 ईयर्स हो चुके थे, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो चुके थे, यानी कि 3 डिकेड्स हो चुके थे। तो हमारा जो एनुअल जो ग्रोथ रेट था नेशनल इनकम का वो अप्रोक्सीमेटली 3.4 था। तो भाई देखो इस तरह का जो डेटा होता है, इस तरह का जो डेटा होता है वो फैक्चुअल डेटा होता है, वो उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से किसी स्थिर में रखकर, स्थिर होता है कांस्टेंट, किसको कांस्टेंट रखकर उपभोक्ता बचत को समझाया जाता है। मतलब कि हम इनमें से किसको क्या रखे, कांस्टेंट रखे, और जिससे हम क्या समझ सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उपभोक्ता अधिशेष भी बोलते हैं इसको या उपभोक्ता बचत भी बोलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर ने जो पे करा किसी गुड्स और सर्विसेज के लिए और जो एक्चुअल में अमाउंट था, मतलब कि उसको उससे एक्स्ट्रा मिल गया, उसको सिंपल टर्म में समझे, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट, मतलब कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है उसकी क्या, उसको जो संतुष्टि मिली, और बेनिफिट होता है फायदा, या तो उसको कुछ ज्यादा संतुष्टि मिल गई या उसको कोई ज्यादा फायदा मिल गया। कंज्यूमर गेट फ्रॉम परचेजिंग प्रोडक्ट, जो उसने सामान खरीदा है उससे उसको या तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया या उसको ज्यादा बेनिफिट मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस को हम उपभोक्ता अधिशेष या उपभोक्ता बचत भी कहते हैं। ये क्या है, डिफरेंस है किसका, कंज्यूमर अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स विलिंग टू पे, जितना कंज्यूमर अमाउंट पे करने के लिए विलिंग है किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए, और कितना एक्चुअल में अमाउंट वो पे कर रहा है या उसका अमाउंट है, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं कंज्यूमर को क्या हुआ, फायदा हुआ, वही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो जब कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो इसमें से हम किस चीज को कांस्टेंट रखेंगे, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये करता है रियल इनकम पर, मतलब कि हमारी जो वास्तविक आय होती है, ठीक है, उसमें से हम क्या है, इसको क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं। तो ये क्या करके इससे क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एक्सप्लेन होता है कीपिंग द फॉलोइंग कांस्टेंट। इनमें से अगर हम रियल इनकम को कांस्टेंट रखेंगे तो हमें क्या, हम जो है कंज्यूमर सरप्लस को क्या रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो रियल इनकम क्या होती है, ये क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ इनकम,
मतलब कि हमारी इनकम की क्रय शक्ति कितनी है, परचेज करने की पावर कितनी है आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कि जब हम इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को अकाउंटिंग कर लेते हैं, उसकी गणना कर लेते हैं, तो रियल इनकम क्या है, इन्फ्लुएंस करती है किसको, कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता को। तो जो हमारी रियल इनकम है, वास्तविक आय है, वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। एबिलिटी टू परचेज गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी क्या क्षमता है, कितना वो कैपेबल है। इट डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन ये कंसेप्ट ऑफ सरप्लस को, यानी कि जो कंज्यूमर का सरप्लस है, उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जब हम कंज्यूमर सरप्लस को समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रियल इनकम। तो भाई देखो यहां पर क्या है, ये कंज्यूमर का सरप्लस है, ये उसको एक्स्ट्रा मिल गया, ये उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु है, गिफन गुड्स नहीं है, यानी कि इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स के केस में मांग वक्र, डिमांड जो कर्व है, वो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उनमें से जो कौन सा जो कर्व है, कौन सी जो कंडीशन है वो ट्रू है। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज स्टीपर देन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ठीक है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन कंपनसेटेड डिमांड कर्व, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द कंपनसेटेड डिमांड कर्व, पैरेलल नहीं होता, ये भी ट्रू नहीं है। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज परपेंडिकुलर ऑफ द कंपनसेटेड डिमांड कर्व, बिल्कुल भी नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं होता। तो देखो जो हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो क्या होता है, स्टीपर होता है, स्टीपर होता है चपटा। ठीक है, वो थोड़ा सा खड़ा होता है, जैसे कि बिल्कुल एक तो चीज होती है थोड़ी सी फ्लैट, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक होती है बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, स्टीप देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इस तरह से, और स्टीपर होता है कुछ इस तरह से। स्टीपर होता है, ये स्टीपर होता है कुछ इस तरह से, और ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और ये होता है स्टीपर। तो जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर, मतलब कि उसके स्टीपर देन होता है डिमांड ऑर्डिनरी से, कंपनसेटेड डिमांड कर्व से। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो जिसमें ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो क्या होगा, स्टीपर देन द कंपनसेटेड डिमांड कर्व, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होता है। जैसे ही कंज्यूमर की क्या होती है, अब कंज्यूमर की क्या होती है, इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है, अब वो इन्फीरियर गुड्स क्यों लेगा भाई, इन्फीरियर गुड्स तो वो लेगा नहीं। अब वो क्या करेगा, अच्छे गुड्स की तरफ, नॉर्मल गुड्स की तरफ मूव करेगा। तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो टोटल इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्टिफनेस ऑफ ऑर्डिनरी डिमांड कर्व को। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे किसे निर्धारित करने के लिए विदेशी विनिमय दर बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या करती है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है, किन फैक्टर्स को, किन को प्रभावित करती है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन है वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, वो क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में हम इसको करते हैं, ये क्या है, कॉम्पोजिशन करती है, उसकी क्या करती है, पूरा एक उसका ड्राफ्ट तैयार करती है, किस दिशा में हमें, किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, ये सभी उन सब चीजों को रिलेट करती है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी रिलेटिव टू अनदर कंट्रीज करेंसी। तो मतलब देखो एक देश की मुद्रा के तुलना में दूसरे देश की मुद्रा की क्या वैल्यू है, क्या उसकी कीमत है, ये फॉरेन एक्सचेंज हमें बताता है। द रेट इज सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y वस्तु को x वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब कि y को हमने चूज किया है, हमने चूज किसको किया, y को, x वस्तु के लिए, मतलब कि x को हमने क्या किया, छोड़ दिया है। क्यों, x को हमने क्यों चूज किया, किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित टर्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। मतलब कि जब हम एक कमोडिटी के बदले दूसरे का अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं तो वो उसका सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि बात करें कि ये है अब एक सिंपल बॉल पेन, ठीक है, ये है एक सिंपल बॉल पेन, इसके अगर प्राइजेस हाई हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं जेल पेन लेना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, इसके प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो मैं जेल पेन लेना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, एक गुड़ से दूसरे गुड़ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया, मूव कर लिया। तो ठीक है, तो एमआरएस में वृद्धि हुई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या हुई, इंक्रीज हुई, बिल्कुल ठीक है। तो वे वस्तु एक्स और वाई क्या होगी,
तो भाई वे वस्तु क्या होगी, वो होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्योंकि क्या है, हमने वह क्या किया है, एक की जगह दूसरे को चूज किया है, एक को छोड़ा है तभी दूसरे को चूज किया है। मान लो टी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि चाय पत्ती के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉफी खरीदना शुरू कर देंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे चाय के तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, कॉफी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, हमने एक की जगह हमने दूसरे पर मूव किया, हमने टी के बदले कॉफी को चूज कर लिया, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका सेकंड, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पर देखो MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज द रेट विच इज कंज्यूमर विलिंग टू ट्रेड वन गुड ऑफ अनदर। तो ये क्या है, वो रेट है जिसमें कंज्यूमर विलिंग है ट्रेड करने के लिए एक गुड से दूसरे गुड्स पर, वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वो अपनी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इफ MRS इंक्रीजेस, अगर हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करती है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप मोर ऑफ गुड एक्स टू गेट एन एडिशन यूनिट ऑफ वाई। तो यहाँ पर अगर उसकी MRS इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर विलिंग है, मतलब कि वो इच्छुक है गिव अप करने के लिए, छोड़ने के लिए मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स को एडिशनल यूनिट वाई को लेने के लिए, मतलब कि वाई को लेने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्स को छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए क्या है, तैयार है। इसका मतलब ये है कि जो दो गुड्स हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। एज द कंजम्पशन ऑफ वाई गुड्स इंक्रीजेस, जब वाई गुड्स की जो कंजम्पशन है, उसकी जो उपभोग है वो इंक्रीज हो जाता है, कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप मोर अदर गुड्स एक्स। तो ये क्या है, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक्स गुड्स को छोड़ता जाएगा, ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्स गुड्स है, ये क्या है, एप्पल है, और ये है गुड वाई, ठीक है, और ये है वाटर की बॉडी, ये गुड वाई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, वैसे तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने क्या है, इस एग्जाम्पल के तौर पर फिर भी मान लो हम इनको सब्स्टिट्यूट गुड्स कंसीडर कर रहे हैं, हम इनको सब्स्टिट्यूट गुड्स कंसीडर कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप बताता है दो गुड्स का, वेयर कंज्यूमर इज इंक्रीजिंगली विलिंग टू ट्रेड मोर गुड्स ऑफ एक्स रेड एप्पल, एक्स क्या है, रेड एप्पल है, फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई, मतलब कि क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, एडिशनल वाई जो बोटल्स है, ब्लू बोटल्स है वाटर की, उसको लेने के लिए, इसको गिव अप करने के लिए तैयार है। मतलब कि वो एक्स क्या है, क्या करता जाएगा, एक्स को छोड़ता जाएगा, अपने एप्पल्स को छोड़ता जाएगा वाटर को इनटेक करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो हाईलाइटिंग द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग MRS, तो यहाँ पर इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होती जाएगी, वो एक्स को क्या करता जाएगा, लेफ्ट करता जाएगा, और वाई को क्या करता जाएगा, टेक करता जाएगा, ठीक है। एक्स को लेफ्ट करता जाएगा और वाई को टेक करता जाएगा, उसकी MRS क्या है, क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रतिभूतियों यानी कि सेकेंडरी जो हमारी जो सिक्योरिटीज होती है पर GST की दरों, GST की रेट्स जो इंक्रीजिंग इन GST रेट्स ऑन सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कह सकते हैं या आप सेकेंडरी सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो उस पर जो GST की जो रेट्स है, विल विड्रॉ मनी फ्रॉम विच मार्केट, हम किस मार्केट से उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई ये बात हो रही है हमारी कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट होती है हमारा पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट होती है हमारी पूंजी बाजार। देखो क्या है ये कंसेप्ट, समझते हैं। तो देखो जो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स है, यानी कि जो हमारी द्वितीयक प्रतिभूतियां, ये क्या है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है। फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय अनुबंध है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक जिसके अंदर कुछ वैल्यूज एसेट्स की हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। एसेट्स होती है हमारी संपत्तियां, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटीज हो गई, करेंसी होगी, ये क्या है, ट्रेड के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सचेंज में। और ये पार्ट है किसका, कैपिटल मार्केट का। अगर हम बात करें GST की, GST क्या हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था जुलाई 2017 में, ठीक है। तो जो GST है वो क्या है, डिवाइड करता है गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर। किस पर डिवाइड करते हैं हम GST को, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर। तो जो GST रेट्स है सेकेंडरी डेरिवेटिव मार्केट में, वो क्या करती है, इंक्रीज, इट विल लीड टू हायर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ये जो हमारी सेकेंडरी डेरिवेटिव्स है, ये किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का, ठीक है। जो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स है या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटीज है, किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकारी में फर्म की साम्यावस्था की क्या शर्त है। अल्पाधिकारी क्या होते हैं, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है, देखो भाई वो मार्केट जहां पर कुछ डोमिनेंट फर्म,
क्या होते हैं, कुछ ही होती है, ये बहुत सारी बहुत बड़ी मार्केट नहीं होती, कुछ ही डोमिनेंट फर्म होते हैं। इनकी क्या कंडीशन है, इनकी क्या शर्त है, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम होता है संतुलन की फर्म में, ठीक है। तो ओलिगोपोली मार्केट को हम क्या कहते हैं, अल्पाधिकारी बाजार कहते हैं। तो इनकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है एम आर इज इक्वल टू एम सी, जहां पर हमारी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, वहां पर ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, वहां पर ये संतुलन में या साम्यावस्था में, साम्यावस्था लिखा हुआ है, इसका मतलब संतुलन ही होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ही होता है। तो देखो भाई, ओलिगोपोली मार्केट क्या है, एक स्ट्रक्चर है जहां पर कुछ फर्म्स क्या है, डोमिनेट करती है मार्केट को। जैसे कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोले तो जो कार की कंपनी है बड़ी बड़ी, जैसे कि बड़ी बड़ी कार की कंपनी है, टाटा है, महिंद्रा है, और भी बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। ये क्या है, आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक जो फर्म है वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर रही है, तो दूसरी क्या करेगी, कोरस्पॉन्डिंगली ही उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, एक्शन लेगी, या तो वो कुछ फीचर्स में ऐड कर देगी, या कुछ ऑफर दे देगी, या फिर सेम प्राइसेस क्या है, फ्लक्चुएट कर देगी। इसका मतलब है कि एक्शंस ऑफ वन फर्म कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑन अदर्स, मतलब कि अगर एक फर्म एक्शन लेती है तो दूसरी फर्म पर उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टेट वेयर नो टेंडेंसी और चेंज। तो यहाँ पर ये इसको कहता है कि कोई टेंडेंसी नहीं हो रही चेंज करने की। तो यहाँ पर ये कब होगा, जब ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गया, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ओलिगोपोली मार्केट वेयर एम आर इक्वल्स एम सी, द इंटरसेक्शन पॉइंट इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम। जहां पर ये एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था, या फिर साम्यावस्था कह सकते हो या संतुलन कह सकते हो। नेक्स्ट है व्यापार चक्र का परिणाम है, यानी कि ट्रेड साइकिल क्या रिजल्ट है, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, बहुत त्वरक और गुणक की अंतरक्रिया का, मुद्रा गुणक और विदेशी व्यापार गुणक की अंतरक्रिया, इंटरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मनी मल्टीप्लायर, केवल विदेशी व्यापार गुणक का ओनली फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, केवल मुद्रा गुणक का ओनली मल्टीप्लायर। तो देखो ये इंटरेक्शन है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का, यानी कि त्वरक का और गुणक का। मल्टीप्लायर होता है हमारा गुणक, और त्वरक होता है हमारा एक्सीलरेटर, त्वरक होता है हमारा एक्सीलरेटर। देखो भाई, जो इंटरेक्शन होता है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का, वो क्या है, हमारा ट्रेड साइकिल का क्या है, रिजल्ट है। तो हम ट्रेड साइकिल को हम बिजनेस साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जो रेफर करता है फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस होते हैं उतार चढ़ाव की इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था में एक टाइम पीरियड के दौरान। इसमें क्या होता है, हम कुछ पीरियड्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें बूम, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, ये बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो गया, अभी यहाँ पर पीक पे, अभी क्या आ गया, रिसेशन आ गया, फिर ये क्या है, डिप्रेशन का टाइम आ गया, अब ये क्या है, ट्रू पीरियड है, अब दोबारा से रिकवरी हो रही है, फिर क्या है, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दो देशों के आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए सर्वोत्तम उपकरण है। मतलब कि हमें दो देशों की इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। तो बेस्ट टूल क्या है उसके लिए, दो कंट्रीज की, टू कंट्रीज की हमें इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करना है, कंपेयर करना, उसका बेस्ट टूल है पर कैपिटा इनकम। तो देखो भाई, किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, मतलब कि बढ़िया है, तो वहां के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बहुत अच्छा होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो वहाँ के लोगों का जो इकोनॉमिक जो जीवन का स्तर है वो अच्छा होगा। वहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होगी, तो वहाँ के लोगों का अगर जीवन स्तर अच्छा है तो पर कैपिटा इनकम की वजह से, तो इकोनॉमिक कंडीशन हम पर कैपिटा इनकम की वजह से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी दो कंट्रीज का कंपैरिजन करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। Per capita income is often used to compare economic development या economic condition between two countries as it provides average income per person। ये क्या प्रोवाइड करती है, एवरेज इनकम पर पर्सन की हमारे देश में कितनी है, पर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अमितव्ययिताओं यानी कि डिसइकोनॉमीज की बात कर रहा है, किसकी, डिसइकोनॉमीज की बात कर रहा है, उसका उदाहरण नहीं है। देखो भाई, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन आ गया है, और मैं आपको बहुत बार कहती हूँ
कि हमें इस छोटे-छोटे पॉइंट, देखो ये हाइलाइट भी है और इटैलिक भी है, थोड़ा-सा ये तिरछा है, नोट लिखा हुआ है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है। पेपर में कई बार हम ध्यान नहीं देते और जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो हमारा कपड़ा उद्योग है, उसका जो डिसइकोनॉमीज़ है, कौन-सा उसका डिसइकोनॉमीज़ का पार्ट नहीं है? वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, फॉल इन सेक्स रेशो, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, लेबर हाउसिंग प्रॉब्लम। तो भई देखो, वाटर पॉल्यूशन भी उसका क्या है, डिसइकोनॉमीज़ का पार्ट हो सकता है। मान लो वहाँ पर क्या है, पानी की वजह से उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो ये भी उनके क्या है, फर्म को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। उनके तो इसका देखो, और क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ भी, इसमें भी चेंज आ सकता है। क्रॉपिंग क्या होता है भाई, देखो जो ये कपास वगैरह होता है उसके क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आएगा तो उनको अच्छा थोड़ा सा जो है, उनको जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा अच्छा नहीं मिलेगा, उससे भी उनको क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है। लेबर हाउसिंग प्रॉब्लम, जो उनके लेबर्स है उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको उनको भी उनकी इंडस्ट्री पर फर्क पड़ेगा। तो फॉल इन सेक्स रेशो, मतलब कि कंट्री में क्या है, जो सेक्स रेशो है यानी कि फीमेल फीमेल्स का जो रेशो है उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। तो ये क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, कॉमन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, जो क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या है, प्रभावित होती है, जैसे कि डिस्चार्ज ऑफ डाइज, केमिकल वेस्ट वाटर। तो देखो भाई, ये क्या है, एक मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री है ये, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पूरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहा है, वाटर का इनफ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ से जो क्या है, वेस्ट वाटर निकल रहा है। तो ये क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो जाएगी, आसपास के लोगों को उससे नुकसान होगा। और क्रॉपिंग पैटर्न, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, इससे अफेक्ट होती है, जैसे कि डिमांड है, उनको सर्टेन क्रॉप्स लाइक कॉटन की जरूरत है, उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से भी उनको क्या है, प्रभावित होते हैं, और उनको टाइम पे वो मिल नहीं रहा जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए। और ये क्या है, कॉमन इशू है, लेबर हाउसिंग प्रॉब्लम क्या है, कॉमन इशू है, जैसे कि उनको क्या है, इनएडुकेट हाउसिंग वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके वर्क पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सेक्स रेशो में यानी कि जो लिंग अनुपात है उसमें जो क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, ये क्या है, डायरेक्टली इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। तो ये इसका क्या है, इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वास्तविक औसत से विचलन लिया गया, मतलब कि इफ द डेविएशन, डेविएशन की बात करें, टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन से क्या ले लिया हमने, डेविएशन ले लिया, ठीक है। द सम ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल, सम की बात कर रहे हैं तो जो सम होगा, हमने क्या लिया, डेविएशन ले लिया हर एक मीन से, एक्चुअल मीन से, तो डेविएशन किसके इक्वल होगा भाई, वो हो जाएगा 0 के इक्वल। अभी दिखाते हैं प्रूफ करके, देखो कैसे हम समझते हैं इसको। डेविएशन क्या है, डिफरेंस है बिटवीन ईच पॉइंट ऑफ डेटा पॉइंट, जो मीन का है, जो हमारा मीन का है, और डेविएशन का है, म्यू का है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो हम इसको हर एक, जो हमारा मीन का जो हमें डेटा गिवन है उसको हर एक पार्ट में से जो हमारा डेविएशन होता है उसको हम क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। तो देखो ये क्या है, एक डेटा सेट है, ठीक है, 2 4 6 8, ये क्या है, हमारा मीन है। मीन कैसे निकालेंगे हम, 2 4 6 8 को सम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए हमारे, 20। तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया हमारा, 5, क्या आ गया, मीन आ गया, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, डेविएशन, एक एक को लेते जाएंगे, 2 में से 5 गया, ये आ गया हमारा मीन 5, ठीक है। फिर 4 को ले लेंगे, 4 में से 5 गया, -1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। ये आगे पॉजिटिव के, ये आगे नेगेटिव के, ये नेगेटिव के आगे, ये पॉजिटिव के आगे, ठीक है, सेम टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे, सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, डेविएशन में से क्या करेंगे, एक्चुअल मीन के सम में से डेविएशन को टेक आउट करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार संरचना के किन प्रारूपों के अंतर्गत फर्म अपने उत्पाद के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट डज नॉट फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो भाई जब प्राइस पर किस, कौन सी मार्केट में नहीं होता, वो किस में नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें क्या होती है, फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। प्राइस मेकर किस में होती है, मोनोपोली में होती है। प्राइस मेकर किस में होती है, मोनोपोली में होती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है। देखो समझते हैं, इसमें इसका कंट्रोल नहीं होता प्राइस पर, लेकिन
मोनोपोली में होता है, ठीक है। इन परफेक्ट कंपटीशन इंडिविजुअल फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो इंडिविजुअल फर्म है उसका प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स है और बहुत सारे सेलर्स है, और प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या होता है, एक सा प्रोडक्ट सभी सेल कर रहे हैं, और क्या है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो फर्म्स है उनकी क्या है, फ्री एंट्री है और एग्जिट है, वो इजीली आ सकती है और इजीली जा सकते हैं। इसीलिए जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पर क्या है, ये प्राइस टेकर है, मीनिंग दे मस्ट एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो उनको वही प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मार्केट में डिटरमाइन किया हुआ है पूर्ति मांग की फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, और मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मार्केट में कौन से मार्केट में प्रोडक्ट पर प्राइस कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल ओवर प्राइसेस, ये होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग के सुझावों को लागू करने की 5 वर्ष की समय अवधि है। तो फाइनेंस कमीशन की कौन सी की जो टाइम पीरियड था किसका, 14th का, तो भाई उसका टाइम पीरियड था 2015 से 20 का, ठीक है। 2015 से 20 का जो समय था वो था 14th फाइनेंस कमीशन का, 14वें वित्त वर्ष का फाइनेंस कमीशन का, और इसके चेयरमैन थे वाई.वी. रेड्डी जी, ठीक है। ये क्या थे, एक फॉर्मर क्या थे, आरबीआई के गवर्नर भी ये रह चुके हैं। ये वाई.वी. रेड्डी जी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। अभी की बात करें रिसेंट की, तो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कब, 31 दिसंबर 2023 में, 31 दिसंबर 2023 में ही हमारा क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन यानी कि 16वां जो हमारा वित्त आयोग है वो हुआ है, क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और उसके किसकी चेयरमैनशिप में, श्री अरविंद पनगड़िया जी की। ये क्या है, नीति आयोग के क्या रह चुके हैं, क्या रुक चुके हैं, वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अब वो किसके हैं, अब वो किसके हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के। और अब वो चेयरमैन किसके हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। और वाइस चेयरमैन वो किसके रह चुके हैं, नीति आयोग के, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। इसका जो टाइम पीरियड था 14th फाइनेंस कमीशन का वो था 2015 से 20 का। अब कौन सा चल रहा है, अब 16th चल रहा है फाइनेंस कमीशन, और इसके चेयरमैन कौन है 16th के, अरविंद अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। और ये है नीति आयोग के, नीति आयोग के क्या है, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। अब ये किसके हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई। उस बहुत सारी हमने, जब हम पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी हमारे कंट्री की जो बहुत वजह से हमें क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ा। तो भाई देखो, हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग सेटअप कब हुआ, 1950 में, ठीक है, सेटअप हुआ। इम्प्लीमेंट कब हुआ, उसको लागू कब किया, इम्प्लीमेंट हुआ ये 1951 में, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था, हमारे देश की जो कंडीशंस है, ब्रिटिश बहुत ज्यादा बेकार करके चले गए थे, और हमारे देश का हर एक सेक्टर क्या था, डिप्रेस्ड था। हमारे देश की जो कंडीशन है बहुत बुरी तरह से थी, सभी सेक्टर डिप्रेस्ड थे। तो हमें क्या क्या करना था, हमें हर सेक्टर पर काम करना था, हर चीजों को क्या करना था, इंप्रूव करना था। तो एक्सीलरेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी करेक्ट हो जाएगा। इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना, ये भी ठीक हो जाएगा। हमें मॉडर्नाइजेशन लाना था, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसके सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग वाज ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या था, कुछ इसमें कुछ गोल इंक्लूड थे, एक्सीलरेट करना इकोनॉमी को, पॉवर्टी को खत्म करना, मॉडर्नाइजेशन लेके आना, सभी चीजों को क्या करना था, बूस्टअप करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, यदि जेड, जेड क्या होता है हमारा, मोड, ठीक है। M20, एम क्या होता है हमारा, मीडियन, ये है हमारा एक्स बार, ये है हमारा मीन, ठीक है। तो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मोड हमें दिया हुआ है जेड, मीडियन हमें दिया हुआ है 20, हमें निकालना है मीन, ठीक है। तो भाई देखो, जेड को हिंदी में बोलते हैं, मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, मीडियन को बोलते हैं माध्यिका, और मीन होता है हमारा माध्य। तो इसका फार्मूला होता है 3 मीन माइनस 2 मोड, 3 मीन माइनस 2 मोड। एक्स कैसे, मतलब मीन हम कैसे निकालेंगे, 3 मीडियन, सॉरी 3 मीडियन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड, मोड को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, मोड को हम यहाँ रख देंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन,
ठीक है। तो हमें मोड कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और मीडियन कितना है हमारा, मीडियन है हमारा 20। 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 20 यहाँ रख देंगे, ठीक है, -2। मीन कितना है, मीन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको करते हैं आगे सोल्व। तो ये आ जाएगा हमारा 2 मीन, ठीक है। फिर 2 मीन इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 60 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 10, ठीक है, ये आ जाएगा 50। मीन इज इक्वल टू 2 मीन यानी कि 50, 50/2 मीन की वैल्यू निकाल देंगे, 25 हमारा मीन आ जाएगा, 25 हमारा मीन आ जाएगा, मीन आएगा ये, ठीक है, 25 हमारा मीन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि स्वतंत्रता के समय पर हमारी जो इंडिया है वो किस कैटेगरी के अंदर कैरेक्टराइज्ड की गई, किस कैटेगरी के अंदर उसको वर्गीकृत किया गया। तो भाई देखो, बहुत बुरी कंडीशन थी हमारे देश की, जो ब्रिटिशर्स है वो वल्नरेबल कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया था। उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर पैटर्न को बढ़ा बेकार कर दिया, उसको कमर्शलाइज कर दिया। हमारे जो हमारे होम हैंडलूम सेक्टर थे, यानी कि जो हमारे होममेड आर्टिसंस थे, उनको उनकी कंडीशंस को बेकार कर दिया, हमारी इकोनॉमी को खराब कर दिया, और जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको भी वल्नरेबल कर दिया। तो उसके बाद क्या है, हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे हमारे देश को क्या किया, इम्प्रूव किया गया। तो उस समय पे हमारे देश को किस कैटेगरी में रखा गया था, उस समय हमारे देश को रखा गया था थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, ठीक है, विश्व के तृतीय श्रेणी के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो क्योंकि यहाँ पर इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों लिखा रखा गया था, क्योंकि क्या थी, लो पर कैपिटा इनकम थी, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय वो बहुत कम थी। अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या था, अंडर डेवलप्ड था, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं था। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, और लिटरेसी रेट यानी कि इलिटरेसी रेट क्या थी, यानी कि जो साक्षरता की दर है वो बहुत ज्यादा कम थी। डिपेंडेंस और एग्रीकल्चर, तो हमारे देश की जो ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर क्या थी, डिपेंड थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द अदर नेम दैट इज गिवन ऑन एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम और किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व की। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिमांड कर्व के नाम से भी, मांग वक्र यानी कि मांग वक्र के नाम से भी जानते हैं। देखो, एवरेज रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब कि प्रति इकाई को सेल करने से जो हमें रेवेन्यू मिलता है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम टोटल रेवेन्यू पे से जो हमने जितनी भी क्वांटिटी सेल आउट की है तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप दिखाता है। इसी तरह से डिमांड कर्व क्या है, दिखाता है रिलेशनशिप, दिखाता है प्राइस ऑफ गुड्स का और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का कंज्यूमर की। तो ये क्या है, डायरेक्टली इससे क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, डायरेक्टली इससे क्या है, रिलेट करता है। देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट सेम रिलेशन। तो ये क्या है, सेम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस और क्वांटिटी के, जस्ट व्यू फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, डिमांड कर्व, मांग वक्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में आ गया, मतलब कि जो हमारा कॉलोनियल इंडिया था, मतलब कि ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश एरा यानी कि जब हम आजाद नहीं थे, तो यहाँ पर उसका पार्ट नहीं था। संतुलित क्षेत्रीय विकास, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जीवन निर्वाह उत्पादन का स्तर या कमजोर औद्योगिक आधार, पुअर इंडस्ट्रियल बेस, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लो पर कैपिटा इनकम या बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो भाई देखो, उसमें क्या नहीं था, उसमें क्या नहीं था, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस नहीं था बल्कि इनबैलेंस था, अनबैलेंस्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, लो पर कैपिटा भी थी, सब्सिस्टेंस लेवल प्रोडक्शन भी था, पुअर इंडस्ट्रियल भी था, लेकिन अनइवन था, यानी कि अनइवन था या अनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट था। उन्होंने क्या किया, सर्टेन रीजन्स को तो क्या किया था, फेवर किया था, और कुछ रीजन्स को क्या था, नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट वाज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। तो ये इसका कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी का करेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो क्या था, बैलेंस नहीं था, क्या था, अनइवन था, अनइवन था,
अनइवन का मतलब होता है असमान, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड, मतलब कि इनकम का लेवल, आय के स्तर एवं खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के बीच के संबंध को, उसके रिलेशन को क्या कहते हैं। तो भाई देखो, इनकम का लेवल है, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका जो परचेजिंग पावर है, आपकी कंजम्पशन पैटर्न है वो भी बढ़ेगा। तो ये हम किसके द्वारा शो करते हैं भाई, ये हम शो करते हैं एंजल कर्व के द्वारा। जो एंजल कर्व है वो दिया था अर्नेस्ट एंजल ने, ठीक है। ये शो करता है हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स चेंजेस एज ए कंज्यूमर प्राइस ऑफ इनकम चेंज, मतलब ही जैसे ही इनकम में चेंज आता है कंज्यूमर की, वो क्या है अपनी कंजम्पशन पैटर्न में भी क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या शो करता है, डिमांड का रिलेशन शो करता है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। यहाँ पर डिमांड कर्व में क्या है, हम और चीजों को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, सेट्रिस पैराबिस की कंडीशन होती है, तो ठीक है डिमांड कर्व इसका नहीं होगा। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, ये इसमें क्या है, हम दो गुड्स को लेते हैं, पीसीसी में हम प्राइस कंजम्पशन कर्व में हम लेते हैं दो गुड्स के केस की स्टडी को पढ़ते हैं। अगर एक के प्राइस को हम कांस्टेंट, एक के प्राइस को हम होल्ड कर देते हैं इनकम पर, दूसरी चीज को खरीदने लग जाएंगे, एक के प्राइस बढ़ जाएंगे, इस तरह से हम करते हैं। लेफर कर्व टैक्स रेट को और टैक्स रेवेन्यू के रिलेशन को दर्शाता है, लेकिन एंजल कर्व क्या करता है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो क्या करता है, या तो वो लग्जरी गुड्स पे मूव करता है या अपने अच्छे मतलब कि नॉर्मल गुड्स पर मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा लग्जरी गुड्स, सॉरी एंजल कर्व, इसका आंसर हो जाएगा एंजल कर्व, ठीक है। ये दिया था अर्नेस्ट एंजल ने, इसीलिए ना इसका नाम एंजल कर्व पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस सप्लाई एंड द ऑटोनोमस डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिव देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन विल बी, यदि विदेशी मुद्रा में स्वायत्त पूर्ति, स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस और स्वायत्त मांग का अंदर धनात्मक हो, यानी कि क्या है पॉजिटिव हो, तो भुगतान संतुलन क्या होगा, यानी कि बीओपी की कंडीशन क्या होगी, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट या नन ऑफ द अबव। बैलेंस का मतलब संतुलित, सरप्लस का मतलब अधिक्य, डेफिसिट घाटा या नन ऑफ द अबव। तो भाई ये क्या होगी, सरप्लस में होगी। कैसे, देखो सरप्लस का मतलब होता है अधिक्य, कैसे होगी, ऑटोनोमस सप्लाई यानी कि स्वायत्त पूर्ति और मांग, ये क्या रेफर करता है, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो को और आउटफ्लो को, यानी कि जो हमारा विदेशी विनिमय है उसका इनफ्लो कितना आ रहा है और कितना जा रहा है उसको रेफर करता है। दैट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सचेंज रेट, जो अकर होता है मतलब कि जो घटित होता है एक्सचेंज रेट पर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस है। इट इज द ऑटोनोमस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स टू ऑटोनोमस डिमांड, इट मींस देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका मतलब है नेट इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, ये क्या है, ये लीड करता है सरप्लस ट्रेड बैलेंस को, ठीक है। तो ये सरप्लस ट्रेड बैलेंस को शो करता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझे, ये क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस है ऑटोनोमस सप्लाई का और ऑटोनोमस डिमांड का, जो शो करता है कंट्री क्या है, अर्न कर रही है, बहुत ज्यादा अर्न कर रही है मोर फॉरेन एक्सचेंज रेट से देन इट स्पेंडिंग, जितना वो खर्च कर रही है उससे ज्यादा वो अर्न कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा रेवेन्यू हो, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, ठीक है, अधिक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केन्जियन इकोनॉमिक्स इज थ्रू, केन्जियन अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया होगी, किसकी बात कर रहे हैं, केन्जियन के मॉनेटरी पॉलिसी की। ऑप्शंस है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रत्यक्ष खरीदारी, डायरेक्ट परचेज, धन प्रवाह, वेल्थ इफेक्ट, उपभोग प्रवृत्ति, कंजम्पशन इफेक्ट। तो भाई देखो केन्स किसकी बात करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, आरओआई की, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, केन्स का जो मैकेनिज्म है मॉनेटरी पॉलिसी का, उससे इकोनॉमी क्या होती है, संचरण की प्रक्रिया होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई। कैसे होगी, देखो सेंट्रल बैंक के एक्शंस के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एडजस्ट करती है मनी सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। इस तरीके से इंटरेस्ट किससे चेंज होगी, सेंट्रल बैंक जब लो कर देगा इंटरेस्ट रेट को, ये क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी बिजनेस के लिए और कंज्यूमर के लिए मनी को उधार लेना, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, जो इंक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट यानी कि जो निवेश में वृद्धि होगी कंजम्पशन पैटर्न में, इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट लो हो रही है उससे जो एनकरेज करेंगे बिजनेस को कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इन्वेस्ट करें मोर इन कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर स्पेंड करेंगे ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्ले करेगी क्रूशियल रोल जिसमें इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को। तो ये केन्जियन इकोनॉमिक्स को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल, इंटरनल होता है आंतरिक, अंदर का, ठीक है,
कौन सा इंटरनल सोर्स है फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर प्लान, कौन सा स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का वित्त स्रोत है, ठीक है। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पब्लिक डेब्ट किसका, पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। टैक्सेशन, डोमेस्टिक सेविंग, मार्केट बोरोइंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई क्या है इंटरनल सोर्स है फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर का, डोमेस्टिक सेविंग, क्या है डोमेस्टिक सेविंग यानी कि घरेलू बचते, घरेलू बचते, ठीक है। देखो कैसे, इंटरनल सोर्स दी सोर्स ऑफ फंड दैट गवर्नमेंट कैन जनरेट विद इन द कंट्री, जो गवर्नमेंट कंट्री के अंदर से क्या करती है, जनरेट करती है इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा उसका कहाँ से होता है, डोमेस्टिक सेविंग से, ठीक है। डोमेस्टिक सेविंग क्या होती है, द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो हाउस होल्ड होते हैं और बिजनेसेस होते हैं, गवर्नमेंट इटसेल्फ, दीज आर सेविंग कैन बी मोबिलाइज थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो सेविंग्स है बहुत ज्यादा क्या मोबिलाइज होती है बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे बॉन्ड, डिपॉजिट और सेविंग स्कीम से। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका ज्यादा रेशो है, डोमेस्टिक सेविंग का, यानी कि घरेलू बचतों का। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज नोट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो किस मेथड से नोट्स को इश्यू करता है, वो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम से, न्यूनतम कोष प्रतिनिधि से। देखो क्या करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम में, तो ये क्या है, अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिक्योरिटीज फॉर वर्थ 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ रुपए का वो क्या करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या करता है बना के रखता है, जिसमें से 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और 85 का क्या होना चाहिए, 85 को वो कैश फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रख सकता है, ठीक है। 115 करोड़ मस्ट बी इन गोल्ड, यानी कि 115 करोड़ का लगभग उसके पास गोल्ड में होना चाहिए। दिस सिस्टम अलाउज आरबीआई टू इशू नोट्स बियॉन्ड द मिनिमम रिजर्व बेस्ड ऑन कंट्रीज इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स। ये जो सिस्टम है आरबीआई को अलाउ करता है कि वो नोट्स को क्या करे, इशू करे मिनिमम रिजर्व को रख के, कंट्री की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है 85 क्रॉस बी मस्ट बी फोर्स रिजर्व, यदि फोरेक्स रिजर्व हो सकते हैं या कैश हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है 85 किसी भी फॉर्म में होता है एनी फॉर्म, लेकिन 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। टोटल हो जाएगा 200, ठीक है। और ये किस पर काम करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है मैक्सिमम पे देखते हैं, नहीं मैक्सिमम नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट है, इफ एमपीसी इज 0.8, अगर एमपीसी मानुअल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो वैल्यू है वो क्या है 0.8 है, तो के क्या होगा, के क्या है हमारा मल्टीप्लायर, ठीक है। वैल्यू ऑफ के, देखो भाई वैल्यू ऑफ के क्या होगी, के को हम कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, एमपीसी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 - 1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.8 क्या आ जाएगा 1 ये इसको 100 मान लेंगे 0.2 आ जाएगा। इसका हम सोल्व करेंगे फर्दर, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.5, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.5 यानी कि 5, ठीक है 5 आ जाएगा इसका आंसर, के की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट है, फॉर द इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, इंफीरियर गुड्स में जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है वो किसके इक्वल होगी, इसकी बात कर रहे हैं हम इंफीरियर गुड्स की। तो इंफीरियर गुड्स के केस में जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी नेगेटिव होगी फॉर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। एज इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर दिस गुड्स डिक्रीजेस, तो इन गुड्स की क्या, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो इनकी डिमांड क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, इनकी डिमांड कम हो जाती है, तो इनका जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दिस लीड्स टू नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड ऑफ टू कार्स अप्रोचिंग ईच अदर। भाई देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स का नहीं है, और इकोनॉमिक्स का ही है, मैंने सोचा कि ये मैथ का क्वेश्चन होगा, क्योंकि कई बार ये मैथ का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एवरेज स्पीड है दो कार की, वो अप्रोच कर रही है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब कि एक कार इस साइड से आ रही है, एक कार इस साइड से आ रही है, ठीक है। विच इज कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मैकेनिकल मीन। मैकेनिकल मीन कोई
तो हमारा मीन होता ही नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इन तीनों में से क्या होगा? भाई देखो, अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? हमारे अलग-अलग टर्म दी होती है, फिर हम इसको क्या निकालते हैं, उसका सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं, उसको सम करके कितने टर्म्स है, जो भी टर्म्स है उसका टोटल करके, ये भी नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन में हमें जो टर्म्स दी होती है हम उसको स्क्वायर रूट करके उसको निकालते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? जब हम सिंपल मीन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, जब इस तरह की कंडीशन हो, अपोजिट कंडीशन हो, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका आंसर तो हमारा हार्मोनिक मीन निकल जाता है। देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य कैसे? देखो, हार्मोनिक मीन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? अरिथमेटिक मीन का, ऑफ द गिवन वैल्यूज, जो हमें वैल्यूज दी होती है जैसे कि एक्स, वाई, जेड, जो भी है, ठीक है, इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। इफ द कंटेक्स्ट ऑफ स्पीड कंसिडर इट टेकन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ स्पीड, तो ये क्या है? एक इस साइड से कार आ रही है, एक इस साइड से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है? जैसे कि मान लो इस कार की स्पीड 20 है, इसकी 40 है, तो सिंपल मीन में हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन हार्मोनिक मीन में हम इसको जोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे 1/20 या और 20/1 और 40/1, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। n इज इक्वल टू 1/x1 1/x2, इस तरह से हम इसको निकालते हैं, एंड xn जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं? हमारे परिवहन के साधन, जैसे कि बस से हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से हम कहीं जा रहे हैं, बाय प्लेन कहीं जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के साधन है। एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जो हम जिससे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं किसी से, जैसे कि हम ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, हम वीडियो कॉल के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम पहले के टाइम पे जो एनवलप में डाल के लेटर लिखते थे, ठीक है, उससे भी हम कम्युनिकेशन करते थे। तो जो फैसिलिटीज है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री में, वो किस तरह की इसमें इलास्टिसिटी होती है? तो भाई देखो, कॉमन सी बात है, औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए परिवहन, ट्रांसपोर्ट, दूरसंचार सुविधाओं यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की जो डिमांड है, उनकी प्रकृति क्या होगी? भाई क्या होगी? इनइलास्टिक होगी, ठीक है, इनइलास्टिक होगी। इसका आंसर हमारा आ जाएगा फोर्थ। देखो कैसे, तो डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इनइलास्टिक एज द सर्विस आर एसेंशियल एंड कैन नॉट बी इजिली रिड्यूस्ड सब्सटीट्यूटेड। ना तो हम इनको कम कर सकते, ना ही इनको क्या कर सकते? सब्सटीट्यूट कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक, मतलब कि ये क्या है? हमारे लिए जरूरी है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, हमारे लिए जरूरी है। देखो, द कंसेप्ट ऑफ इनइलास्टिक डिमांड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टीप डिमांड कर्व एंड रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ हाईलाइटिंग द एसेंशियल नेचर ऑफ दिस सर्विस। तो ये क्या है? इस तरह की जो सर्विस हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, पूर्णतया बेलोचदार, ठीक है। इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी नहीं है, नोट नहीं है, ठीक है। उपभोक्ता विवेकशील है, कंज्यूमर इज बेस्ट जज फॉर इंटरेस्ट, कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड डिपेंड्स ऑन अपॉन यूटिलिटी ऑफ अदर गुड्स। तो भाई देखो, कंज्यूमर इज रेशनल, बिल्कुल ठीक है। कंज्यूमर इज बेस्ट जज ऑफ इंटरेस्ट, वो अपनी रुचियों को क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट जज कर सकता है कि उसका क्या लेना है, क्या उसका इंटरेस्ट है। कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है, बिल्कुल ठीक है। यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ अदर गुड्स, तो भाई ये इसका क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर का अजम्पशन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। कंज्यूमर इज रेशनल, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड अजम्पशन है ये थ्योरी की। कंज्यूमर इज बेस्ट जज ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या है? अपना बेस्ट। भाई अब मुझे क्या चीज चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए, वो आपको खुद पता है कि आपके लिए इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो हम अपनी बेस्ट जजमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हर कोई पर्सन क्या है? अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने गिवन लेवल ऑफ पैटर्न पे, ठीक है। ये भी इसकी कोर अजम्पशन है, ये तीनों, ठीक है। लेकिन हर एक गुड्स की जो यूटिलिटी है, वो क्या है? डिपेंड करती है दूसरी गुड्स की यूटिलिटी पर। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये इसकी अजम्पशन नहीं है। इन स्टैंडर्ड मॉडल ईच गुड्स यूटिलिटी इज यूजली कंसिडर इंडिपेंडेंटली, वो क्या है? इंडिपेंडेंटली एक गुड्स की जो यूटिलिटी है वो दूसरे गुड्स के साथ अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। यूटिलिटी इज एवरी गुड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ अदर गुड्स, ये कंडीशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति मात्रा में वृद्धि का कारण है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग बीइंग इक्वल मतलब है सेट्रिस पैराबिस, सेट्रिस पैराबिस, तो मतलब कि हमने और चीजों को कांस्टेंट मान लिया। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, कैन बी कॉस्ट, किस वजह से?
उसका क्या कारण हो सकता है? राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में वृद्धि होना, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टेक्निक में इंप्रूवमेंट होना, राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में वृद्धि हो जाना, और दिया हुआ मार्केट, जो हमें मार्केट गिवन है। तो भाई देखो इसका आंसर हो जाएगा राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की जो मूल्य है उसमें क्या हो जाना, इंप्रूव हो जाना। ये क्या है, मोस्ट डायरेक्ट रीजन है एक क्वांटिटी सप्लाई के इंक्रीज हो जाने का, लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर, ये सप्लाई करके मूवमेंट अलोंग क्या करती है, लीड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट आज के पार्ट 1 का। ठीक है, तो विच ईयर 14 बैंक्स, यानी कि हमारे 14th बैंक थे, हमारे कमर्शियल बैंक थे, उनको नेशनलाइज किया गया, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 14 बैंकों को नेशनलाइज कब किया गया था, 1969 में। 1969 में इंदिरा गांधी जी ने, देखो 1969 का ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उन्होंने टॉप 14 बैंक्स को क्या किया था, नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, 1969 में। ठीक है, तो कब किया था उन्होंने ये 1969 में, कब, जुलाई में किया था। ठीक है, और ये क्या थे, एक्सटेंड की थी बैंकिंग फैसिलिटीज को रूरल एरिया में, और अलाइन किया था बैंकिंग प्रैक्टिस को सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ नेशन के। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। किसने अप्लाई किया था, किसने किया था उनका नेशनलाइज, इंदिरा गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, थर्ड। चलो भाई, आज के हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, 30 क्वेश्चंस। ये हमारा 2020 का पेपर था। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट 2 भी जल्दी ही कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और भाई टेलीग्राम का आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग क्लास और लाइव क्लास के यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को आपको लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।